बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। जुम्मे का जब बाबरकत दिन आता है तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि किसी बहुत पॉजिटिव बात पे डिस्कशन करें, किसी ऐसी चीज़ पे डिस्कशन करें जो हमें एक पॉजिटिव नोट पे वीकेंड में लेके जाए। क्योंकि वीकेंड पे मेरी आपसे मुलाकात नहीं होती, आपकी सुंदर से मुलाकात होती है, फिर मंडे को आई सी यू गाइज अगेन। तो मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे को कोई ऐसी पते की बात करें, कोई ऐसी चीज़ करें जो हमारे लिए यूज़फुल भी हो और जिसके थ्रू हम वीकेंड पे, मतलब जिसको हम वीकेंड पे ट्राई करें, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और फिर मंडे को मैं आप लोगों की फ़ीडबैक भी ले सकूं कि क्या हुआ, क्या बना। तो आज बात करनी है सर्दियों की। देखिए, स्मॉग पे भी हम बात कर रहे हैं, आपने अपनी पर्सनल क्या तैयारियां करनी है उस पर भी हमने बात की है। लेकिन जब अपनी बात करते हैं और लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उस लाइफस्टाइल के अंदर उन लोगों को भी याद रखना है जो शायद आपका वाला लाइफस्टाइल या आपका ज़िंदगी जीने का अंदाज़ अफोर्ड नहीं करते। देखिए व्यूअर्स, जो लोग अफोर्डिंग हैं उनके घर में कोई एक या दो स्टाफ मेंबर होते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा अफोर्डिंग होते हैं वो ज़्यादा लोग रख लेते हैं अपने पास जॉब के लिए। सर्दियाँ आती हैं तो हम सबसे पहले उन्हीं लोगों को कहते हैं कि बेटा ज़रा, कोई घर में अगर आप ही काम करती हैं तो उनको कह दिया, कोई भाई काम करते हैं कि भाई ज़रा वो ऊपर से सूटकेस निकाल दें या स्टोर में से संदूक निकाल दें, उसमें से हमने गर्मी सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। उन्हीं लोगों से निकलवाते हैं। लेकिन जब हम चीज़ें निकाल रहे होते हैं तो हमें ये नहीं ख्याल आता कि हमारे घर के अंदर जो लोग हैं सबसे पहले हम उनको अकोमोडेट करें। देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले जब सर्दियों के स्वेटर्स और अपने वो जो 2 पीस टाइप सेट्स हैं और अपने एक्सरसाइज के गर्म कपड़े निकाले और चीज़ें वगैरह निकालनी शुरू की, शॉलें, स्वेटर, सारी जो गर्मियों, और देन ऑफ कोर्स सर्दियों के शलवार कमीज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। वो लिनन की होती हैं, ज़रा मोटे कपड़े की होती हैं, दूसरी जो होती हैं जो ये आजकल पहन रहे हैं वो लॉन वगैरह है। सो चीज़ें वगैरह कर रही थी रोटेट। तो जब मैं चीज़ें निकाल रही थी तो सबसे पहले तो जो मेरे गर्मियों के कपड़े थे उसमें से मेरे से कुछ ऐसे जोड़े थे जो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन रही, जो इस सीज़न भी नहीं पहले और पिछले सीज़न में भी शायद इक्का दुक्का दफ़ा पहने और बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थे, वो निकाल के मैंने बच्चियों को दे दिए। मैंने कहा बच्चों, अब तो सीज़न निकल गया, लेकिन ये अब जब गर्मियाँ आएंगी तो तुम लोग के पास कपड़े पड़े हुए होंगे। वो कर दिया। अच्छा, फिर जो सर्दियों के कपड़े निकाले उसमें से जो स्वेटर्स, हुडीज़, शॉलें, कोई भी ऐसी चीज़ थी जो अब मुझे पता है कि मैंने नहीं पहननी, बस मैंने एवं अलमारियों में जो कहते हैं ना ठूस के रखी हुई हैं, वो निकाल के मैंने अभी ही दे दी। एज अ रिज़ल्ट अब जब सर्दियाँ आ रही हैं, अब सर्दियाँ बेसिकली आ गई हैं, लाहौर में तो काफ़ी शदीद सर्दी आ गई है। शदीद से मुराद ये कि सुबह मैं डॉग्स को अपने वॉक कर रही थी तो 14 डिग्रीज टेम्परेचर था, तो मुझे हल्की सी हुडी पहननी पड़ी थी ऊपर अपनी एक्सरसाइज के कपड़ों के। सो वही वाली बात कि टाइमली जब हम ये चीज़ें निकालते हैं और करते हैं तो उसके साथ साथ जो एक नेकी का या पॉजिटिविटी का एलिमेंट है। देखिए, जो चीज़ आपने यूज़ ही नहीं करनी उसने अलमारियों में पड़े पड़े सड़ जाना है, गल जाना है। मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बड़े सालों बाद संदूक खोला तो उसमें सारे के सारे जो है वो उनको क्या कहते हैं, जो खा जाते हैं हमारे कपड़ों को, बेसिकली कीड़े मकोड़े कपड़े खा गए हैं, उनके अंदर बड़े बड़े सुराख पड़े हुए हैं। तो बात यह है कि चीज़ों की बर्बादी का हम क्यों इंतज़ार करते हैं। मैं तो खाने के बारे में भी व्यूअर्स आपको यही कहती हूँ कि घर में अगर खाना बना है, आज के दिन में अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो अगले दिन अगर आपने नहीं खाना और आपको पता है कि कोई नहीं उसको यूटिलाइज़ कर रहा तो दे दें। कितने लोग बाहर घूम रहे होते हैं जो भूखे होते हैं। मैं तो आई एक्चुअली नो ऐसी फैमिलीज़ के वो घर में खाना बनाते हैं, एक हिस्सा वो हमेशा मतलब किसी को देने के लिए बनाते हैं और उस हिस्से के वो डिस्पोजेबल डब्बों में खाना डाल देते हैं और अगले दिन जब निकलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तो अगर कोई भी ऐसा बंदा नज़र आता है तो उनको दे देते हैं। ये हमारी रिलेटिव्स में एक खातून है, वो करती हैं। वो क्या कहती है, वो कहती है जुगन देखो, खाना तो मैं हर रोज़ बनाती हूँ और बात ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ ने अफोर्डिंग बनाया है, तो मैं हमेशा खाना जो है ना 2 या 3 लोगों का एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कहती देखो 3 मैं इसलिए बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा एक बेटा है, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, हम 3 हैं। तो अगर हम 3 खाएँगे तो हम तीनों के इवज़ एक एक बंदा और खाना खा ले। तो वो जब भी खा जाए, वो कहती है मैं दाल चावल भी अगर बनाती हूँ ना किसी दिन, तो दाल और चावल अलहदा से 2 डब्बे डिस्पोजेबल पैक किए या एक डब्बे के अंदर चावल डाले, ऊपर से दाल डाली और उसके 3 डब्बे बना के
बाहर निकली, अगले दिन जब बच्चों को स्कूल लेके अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए निकलती हूँ तो बेटे को स्कूल छोड़ती हूँ, रास्ते में एक बाबा जी आते हैं, उनको पकड़ा देती हूँ एक डब्बा, वो डेली वेट करते हैं कि मैं उनको खाना दूँ। और फिर बाकी दो जो भी कोई स्कूल के बाहर कोई अगर हो, कोई मतलब अगर मैंने सौदा वौदा लेना है, अगर उस टाइम कोई नहीं मिलता, जिम जब निकलती हूँ तब पकड़ा देती हूँ। बात ये कि व्यूअर्स कितनी पॉजिटिव चीज़ है, मतलब कितनी पॉजिटिव चीज़ है कि डेली का वो एक तरह से जो खातून है वो सदका निकाल देती है। उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कहती है कि मेरी ये वाली बात लोगों को, मेरा नाम ना लिया करो, लोगों को पता ना चले। ये भी एक बड़ी अच्छी आदत है। जबकि मैंने कहा था उनको कि मैंने कहा मैं बताऊंगी प्रोग्राम पे, आप ऐसा करते, कहती है ये बता देना कि ये कोई करता है, बस मेरा नाम ना लेना। क्योंकि मैं जिनके लिए करती हूँ कि कहीं उन्होंने प्रोग्राम देख लिया या कभी उनको पता चल गया, आप सोचें कि वो उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल करिए। जिनके घर में अगर वो खाना मांग रहे हैं और वो अफोर्ड नहीं करते हैं तो टीवी तो उनके घर में नहीं होगा और स्मार्टफोन तो प्रॉब्ली उनके पास नहीं होगा, कहाँ देखेंगे वो वीडियो को। लेकिन उनको इस चीज़ का भी ख्याल था कि किसी ने ये मॉर्निंग शो पे कई भी बात उनके नाम की सुन ली, जिनको कभी खाना दिया, तो कहीं उनका दिल ना ख़राब हो जाए इस बात से। सो व्यूअर्स, पॉजिटिव अमल हम बहुत से कर सकते हैं। अभी आप कंबल निकालेंगे, रज़ाइयाँ निकालेंगे जो सर्दियों की मखसूस होती हैं, जो हम लोगों ने बंद करके रखी होती है स्टोर्स में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपने शादी की ज़माने की रज़ाइयाँ पड़ी हुई होती हैं और वो रज़ाइयाँ 15-15 साल से किसी ने यूज़ नहीं की, बस वो पड़ी हुई हैं। तो भाई क्यों पड़ी हुई हैं? जब हज़ारों लाखों लोग, हमारे मुल्क में ज़लज़ले भी आए हैं और अभी पिछले दिन जब फ्लड्स आए हुए थे, आपके ख्याल से वो लोग बड़े सुकून से इस वक्त रह रहे हैं? जो लोग बेघर हुए हैं वो अभी भी बेघर हैं और बड़े मुश्किल कंडीशंस में रह रहे हैं। तो अगर घर में एक्स्ट्रा 2 कंबल पड़े हुए हैं, रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो दे दें, किसी को डोनेट कर दें, किसी इदारे को डोनेट कर दें। अखुवत फाउंडेशन हर किस्म की चीज़ें रिसीव करता है, फ्रॉम कपड़े टू जूते टू बालों के क्लिप। तो आपके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके इस्तेमाल के नहीं है, किसी भी जगह आप जाके डोनेट कर सकते हैं। ईदी फाउंडेशन है, देयर आर सो मैनी प्लेसेस व्यूअर्स जहाँ पे आप जाके भी दे सकते हैं। और अगर आप खुद देख रहे हैं कि कोई इंसान तकलीफ़ में है, मसले में, तो आप उसको दे दें। चीज़ें जमा कर करके अलमारियाँ ठूस ठूस के, व्यूअर्स क्या करना है, हमने इस दुनिया से चले जाना है, पीछे से कुछ नहीं लेके जाना, कख नहीं लेके जाना हमने अपने साथ दुआओं के अलावा और अपने अमाल को। तो अपने अमाल को पॉजिटिव करें। वो जो कहते हैं ना, तिजोरियाँ और बैंक बैलेंसेस हम अपने इंक्रीज़ करने की कोशिश करते जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सब कुछ यहीं पे रह जाना है। ना लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन इंसानों के ऊपर जो जब हम आखिरी सांस लेंगे तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ होगा, उन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसों की इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है, करें, ज़रूर करें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, लेकिन उस खुशहाली में उन लोगों को ज़रूर इंक्लूड करें जो खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे। आइए शबाना इलियास से उनकी राय रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक। आपको भी। कैसे? जी हम जी, इतनी पॉजिटिव बात आपने की है और वही बात है कि हम लोगों का ना एक माइंडसेट शायद बन चुका है कि जनाब अब हम देग बनाएंगे, जब देग देंगे तो ही फिर हम एक वो थोड़ा सा एक अच्छा अपना जेस्चर शो करेंगे। लेकिन रमज़ान मुबारक में हर बंदा जो है वो इफ्तार के वक्त लंगर का एहतमाम करने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों को रमज़ानुल मुबारक में भूख लगी होती है, जो इफ्तार और सहरी अफोर्ड नहीं करते, वो फिर बाकी साल भी 2 वक्त की रोटी नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल। और उस टाइम तो सभी दे रहे हैं। अब जैसे नॉर्मल रूटीन में आपने बोला कि डेली का मुहर्रमों में जैसे कि 10-11 दिन लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से करते हैं, वो करते हैं, तमाम करते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन दिनों के अलावा भी हमने लोगों का सोचना है। हज़रत उमर का ज़माना कितना अमेजिंग था कि लोग ज़कात देने के लिए बाहर निकलते थे, कोई इंसान नहीं मिलता था ज़कात देने के लिए। मैं चाहती हूँ, मेरा ख्वाब है कि हमारा पाकिस्तान इस लेवल पे पहुंचेगा, इंशाल्लाह हमारी पूरी दुनिया इस लेवल पे पहुंचेगी कि लोग पैसे देने की कोशिश करेंगे लोगों को और लोगों के हालात इतने अच्छे होंगे कि किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। उसके लिए डेली बेसिस पे ही हमें ये छोटे छोटे काइंडनेस के जो हमारे छोटे छोटे से जेस्चर्स हैं ये करने की ज़रूरत है। कोई बड़े इवेंट का, बड़ी चीज़ों का इंतज़ार ना करें। अगर मुहाजिर और अंसार भाई भाई बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये याद रखते कि खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, एहसास का रिश्ता, एहसास और इंसानियत का रिश्ता। खैर, आज हम खिदमत इंसानियत पे भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स व्यूअर्स, एज़ यू नो, कल हमने जम्मू मार्टर्स डे से रिलेटेड डिस्कशन की 6 नवंबर 1947 की मुनासबत से। आज भी हम चाहते हैं, हमारा
सच्ची बात है, कल हमने बात तो की लेकिन आई डोंट फील कि हमने इतनी मुकम्मल बात की थी, इतनी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। आज फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कश्मीर पे भी कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली बात करनी चाहिए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी और पूरी दुनिया जो है नोटिस करके, जिस तरह गाज़ा के लिए सब ने स्टैंड उठाया उस तरह कश्मीर के लिए भी इंशाल्लाह सब स्टैंड उठाएं और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ आमना लियाज से किचन में जानेंगे कि वो क्या बना रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं ज़रा अपनी सेटिंग कर रही हूँ विद एप्रन। एक तो मेरी सारी दुपट्टे की सेटिंग ना एप्रन के साथ पिंक चिपी हो गई है। हाँ जी, अब मैं तैयार हूँ। आप सबको जुम्मा मुबारक। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आप ज़रा ये हमारे साथ शेयर करें। जी, आज हम बनाएंगे, एक तो हम बना रहे हैं मंगोलियन चिकन विद एग फ्राइड राइस और उसके साथ हम बना रहे हैं 19B सूप। तो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे और सारी चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई हैं। आपको पता है कि चीज़ें रेडी हों तो फिर फटाफट सारा कुछ आपके सामने रेडी हो जाता है। तो हम काम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, के लिए तो मैं आ जाती हूँ आपके पास, आप ज़रा मेरे साथ शेयर करें कि हमने जी क्या करना है। अच्छा, जो हमारा ये क्या है? ये हमने स्टॉक निकाल के अच्छा, रखा है, ये यखनी जो है ना चिकन की सूप के लिए। हाँ जी, अब ये चिकन को ना पहले हम इसमें थोड़ा सा इसको कलर दे देंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी सीजनिंग के साथ इसमें, फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर फ्राई करना जी इसमें फ्राई कर लेंगे। ये सूप के लिए है। और जो हमारे पास जो हमने अपना सॉस बनानी है मंगोलियन चिकन की, उसके लिए जो चिकन है उसको हमने मैरिनेट करना है। तो ये आप इसमें करके हम इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे। तब तक मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम पूरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। सीजनिंग पहले करनी थी या बाद में? नहीं नहीं, ये अब हमने इसके साथ ही डालनी है। ये देखिए, अच्छा, ये डालेंगे साथ में थोड़ा सा, ये इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। हाँ जी। और ये सिर्फ हल्का सा इसको हमने जब ऑयल में फ्राई कोटिंग आ जाएगी ना इसके ऊपर एक, या लकड़ी के चम्मच कोई सारा डालना है? जी नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बस बंद, क्योंकि बाकी फिर हमने यूज़ करना है। ये दूसरे में यूज़ करना है। लाइए जी, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, जस्ट ब्लैक पेपर, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेवी और स्ट्रॉन्ग क्या ये विद यूज़ नहीं करेंगे। ऑयल जाएगा इसके अंदर? नहीं नहीं, ये सिर्फ हम ये चिकन हम निकाल लेंगे इसमें से और फिर उसके साथ हम इसको बाद में ऐड करेंगे उसके अंदर, क्योंकि स्टॉक हमने पहले सेपरेटली निकाल के रख लिया हुआ है। और आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके सामने जो इसकी मज़ीद स्टेप्स हैं वो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आप 19B सूप जो है उसकी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए है तेल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हमने ले लिए। अदरक ले लिया हमने चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच। चिकन लिया हमने, जूलियन कट कर लेना है उसको, वो हमने लिया है 250 ग्राम। प्रॉन्स है 250 ग्राम। मशरूम 1 कप है। काली मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। नमक हस्बे जायका है। यखनी है 1 कप। सिरका है 2 खाने के चम्मच। सोया सॉस, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच। यखनी 7 से 8 कप आप ले लें। गाजर हमने ली है आधा कप और कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, पानी ले लेंगे। इसके साथ अंडे हमें सफ़ेदी चाहिए होगी इसके अंदर डालने के लिए और हरा प्याज सीजनिंग के लिए। ये हो गई है सूप की रेसिपी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सूप के स्टेप्स भी बता दें ना। जी, सूप के स्टेप्स में मैं आपको बताया कि स्टॉक हमने निकाल के रख लिया है और उसके साथ अब ये जो हमने इस चिकन को अच्छे से थोड़ा सा एक कलर दे देंगे, कुक कर लेंगे, बिकॉज बिल्कुल अब हम रॉ चिकन इस स्टेज पर डालेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर जब हम उसमें ऐड करेंगे देन हमें फिर उसको जो है एक वाइट सा लेयर आना शुरू हो जाता है हम लोगों को फिर वो रिमूव करना पड़ेगा बाद में। तो ये कुक करके हम अभी इसको फर्दर श्रेड करेंगे? नहीं नहीं, ये इसी तरीके से जाते हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म में। इसी स्टेज पे आप मशरूम ऐड करना चाहें वो ये बिल्कुल जब हम करेंगे तो क्योंकि जूलियन कट किया ना तो ये कुक होगा उसमें फिर हो जाएगा। इसके साथ हमने गाजर डालनी है इसमें और मशरूम्स ऐड करने हैं इसी में। हाँ जी, ये थोड़ा सा ज़रा कलर आ जाता है चिकन का हमारा, ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाएगा। एंड देन फिर उसके अंदर डाल के स्टॉक में फिर हम इसको पकने देंगे। जो कैरेट्स हैं और मशरूम्स हैं वो हमने स्टॉक में ऐड करनी है, वो हमने इसमें नहीं ऐड करनी, बिकॉज उनको इतनी कुक करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में हो जाएंगी। उसके साथ फिर हम जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी है वो बना के ऐड करेंगे और उसके साथ हम फिर एंड पे एग्स ऐड करके उसको हम सर्व कर लेंगे। अच्छा, जो बाकी के वेजिटेबल डालनी है वो भी मुझे आप दे दीजिए ताकि मैं फिर 1 बाय 1 उनको कंबाइन कर दूंगी। ये हमने सूप में डालनी है ये दोनों चीज़ें। ये डायरेक्ट सूप में जाएंगी? ये डायरेक्ट सूप में जाएंगी। बस ये चिकन अब हम इसी तरीके से निकाल के तो अब हम उसमें सूप यखनी में डाल देती हूँ क्योंकि वो भी गर्म है, अभी हमने उसको तैयार किया है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह। तो ये हमने मशरूम्स डाल दिए। अच्छा, 19B की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपने मेरे साथ शेयर की, जबकि अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि व्यूअर्स मैं क्या सारी डालने जी ये सारी मैं सोचती थी कि 19B की एक स्पेसिफिक किस्म की कहानी है और वो कहानी ये है। अच्छा, मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बचपन से मैं सोचती आ रही हूँ। ओके। बेसिकली जब छोटे होते थे तो कुछ ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते थे
उनमें से एक होता था सिंकवांग लाहौर में। बिल्कुल। अब वो बंद हो गया, इसलिए उसका नाम मैं ले रही हूँ। बड़ा ही पॉपुलर था उसको। उन्होंने फिर डीएचए में भी खोला एक, स्टीव्स गोल्डन वॉक के नाम से। वो दोनों फिर इवेंचुअली बंद हो गए, लेकिन वहाँ पे ओरिजिनली मिलता था 19B सूप। फिर सब ने 19B सूप बनाना शुरू कर दिया, और कराची में ये इतना नहीं मिलता। ये ज़्यादातर लाहौर और इवन इस्लामाबाद वगैरह के चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेगा, पंजाब साइड पे। सिंध साइड पे आपको इतना नहीं मिलता। तो मैं समझी कि ये शायद एक लाहौरी रेस्टोरेंट की इजाद है। जी जी। आपके पास स्टोरी कुछ और है? जी नहीं, एक्चुअली में ये इसकी जो हमने जो ये ओरिजिनेटेड जो है ना, ये है चाइनीज़। आपको पता है बेसिकली चाइनीज़ फ्यूजन है, क्योंकि इसमें चिकन भी ऐड होता है और इसके साथ प्रॉन्स भी ऐड होते हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं। तो ये एक्चुअली में एक वो चाइनीज़ ट्रैवलर था, और वो ट्रैवल कर रहा था बाय ट्रेन। तो उसकी ट्रेन उसने अपनी जर्नी के दौरान ही ये रेसिपी जो है वो तैयार की थी और प्लान की थी। एंड देन उसकी जो सीट नंबर था वो था 19B ट्रेन का। अच्छा। तो उसके नाम से ये जो है वो काफ़ी फेमस है 19B सूप। और क्योंकि सारा कि ये बिकॉज एक फ्यूजन है और थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी है इसमें, लेकिन ये कि इस तरीके से इसको एक र्यूमर कह लें या किस तरह, लेकिन ये बेसिकली जो इसका नाम है 19B, क्योंकि सारा इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं है 19B के नाम से। और हमने इंटरनेट छान मारी कि किसी तरह हमें उस बंदे का नाम पता चल नहीं, जाए। बस उसमें वो ये कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, और जो ये चाइनीज़ का, क्योंकि हम लोग इसमें एक प्रॉपर फ्यूजन ऐड हो जाता है, तो उसी तरीके से उसने फिर ये रेसिपी बनाई थी विद इन द ट्रेन जर्नी। अच्छा, तो अब ये चिकन आप कह रही हैं एज इट इज़ इसमें ये हम इसमें डाल के और फिर हम सूप को पकने के लिए डाल देंगे। बिल्कुल सही। तो ये मैं साइड पे रखती हूँ सूप। ओए होए होए, ये ले जी। सूप हमने पकने के लिए रख दिया, और उसी के साथ साथ अब मैं जो हमारा छानना होता है जिससे हम निकालते हैं, उससे मैं फ्राइंग का बड़ा वाला जो चम्मच होता है, फ्राइंग का जो बड़ा स्टील का चम्मच होता है, उसके साथ हम इसको। अच्छा, ये मंगोलियन चिकन का भी मैं बता देती हूँ साथ साथ। इसके लिए हम लोगों को जो चिकन हमने ले लिया था, जूलियन चिकन है हमारे पास, और उसको हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग की है। हल्का सा हमने इसमें कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड किया है, और सॉल्ट डाला है इसमें, और जो क्रश रेड चिली है वो ऐड की है। थोड़ी सी इसमें चिली सॉस जाएगी, और बिल्कुल थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड करके, और इसको अब हमने जस्ट मिक्स करके, इसको पहले हमने एक जो आपके सामने ऑयल डाला हुआ है उसमें हमने इसको कुक कर लेना। इससे क्या होगा कि एक अच्छी सी ना कोटिंग इस पर आ जाएगी, और जो इसका जूस है ना वो इसमें लॉक हो जाएगा चिकन का। अदरवाइज़ क्या होता है कि सॉसेज में चिकन जो है वो बहुत च्यूई अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये स्टेप पहले कर लें। इस तरीके से इसको इंडिविजुअली आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ हम ये इसमें जो हमने कोटिंग कर ली है ये सारी कॉर्नफ्लावर ऐड करके और सीजनिंग के साथ हम इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। ये जितनी देर फ्राई होता है मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स से मंगोलियन चिकन के भी बता देती हूँ, वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, आप मुझे वो दे देंगी तो मैं फ्राइंग अपनी स्टार्ट कर। ये देखिएगा, ये हमने इसमें ऐड करना है। कोई इंडिविजुअल पीसेस डाल के, राइट? नहीं नहीं, ये आप पूरा डाल के इसको हम मिक्स करते हुए कर लेंगे, बिकॉज ये अलग अलग नहीं करना इसमें। इसके साथ हमें जो उसके बाद ज़रूरत होती है वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी, वो हमारे आप पहले ज़रा इंग्रेडिएंट्स शेयर जी। कर लें। इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए, चिकन हमने लिया है 400 ग्राम, जूलियन कट लेंगे हम इसके लिए, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच लिए हैं, तेल लिया है 3 से 4 खाने का चम्मच, अदरक हमने चॉप ले लिया है, और उसके साथ हम ले लेंगे लहसुन, ये आधा खाने का चम्मच लेंगे। इसके साथ हमने ये इसकी कोटिंग करके उसको फ्राई कर रहे हैं। उसके साथ अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए चाहिए होगा अगेन सोया सॉस 2 से 3 खाने का चम्मच, हॉट सॉस चाहिए 1 खाने का चम्मच, ब्राउन शुगर है 2 खाने के चम्मच, और उसके साथ दड़ा मिर्च है आधा चाय का चम्मच, पानी तकरीबन आधा कप लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे 1 अदद, उसको हमने लंबा कट कर लिया है, हरा प्याज लेंगे, और तिल का तेल ले लेंगे। ये मंगोलियन चिकन की हमारे पास होगी। अच्छा। उसके साथ जी जो राइस की तरफ हम आएंगे अभी। अब मुझे ये बताइए कि हमने सूप में अभी गाजरें और मशरूम्स और चिकन डाल दिया। और क्या जाना हमने है? इसको अब हम थोड़ी देर, अब ये कुक होगा जितना, इसी स्टेज पे इसमें प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं आप, और उसके साथ जब ये थोड़ी सी कुकिंग इसकी हो जाएगी उसके बाद फिर हमने इसकी सीजनिंग फाइनल कर लेंगे, जो भी हम लोग टेस्ट करके देख लेंगे। उसके साथ फिर हमने इसमें अपनी जो कॉर्नफ्लावर की आपको पता है स्लरी ऐड करनी होती है। कुछ नहीं जाएगा? नहीं, इसके अंदर सिर्फ ये हमने, मैंने आपको बताया जो हमने सॉसेज ऐड करनी है वो जब ये थोड़ा सा बॉयल आ जाता है देन फिर हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स बहुत सी होती हैं। जी जी, नहीं इसमें जो कैरेट्स और जो मशरूम्स हैं ये 2 वेजिटेबल्स इसमें ये 2 हैं। अच्छा, हाँ जी, बेसिकली अब वही है कि आप अपने हिसाब से और भी ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं, शिटाकी मशरूम भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आप जिस तरह से भी ऐड करना चाहें। सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच चिली सॉस जाएगी, और सोया सॉस जाएगा, और विनेगर डालेंगे 1 टेबलस्पून। बट एक दफ़ा वो कुक हो जाए क्योंकि सूप रिड्यूस होता है। हाँ जी, तो जब वो एक फिर दफ़ा उसकी हम सीजनिंग फाइनल कर सकते हैं। उसके साथ हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर देंगे, और अंडे हमने जो है वो आपके सामने रखे हैं बीट करके, वो ऐड करके। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि जब आप भी एग ऐड करें, एक तो आपका जो सूप है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट
पॉइंट पे होना चाहिए, बॉयल हो रहा हो अच्छे से, और उसमें आप स्पून डाल के अंडे जब उसमें आप ऐड करें तो आप उसको छोड़ दें। फ़ौरन हम चम्मच चला देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो एक रेस्टोरेंट स्टाइल एक आता है ना इम्पैक्ट, कि अंडे जो है वो बड़े अच्छे से एक उसमें क्लाउडी इफेक्ट आता है, वो नहीं आता। तो ये एक इसकी टिप है, ये फॉलो करेंगे आप तो थोड़ी देर उसको छोड़ दें, थोड़ा सा पक जाए 2 से 3 सेकंड के बाद फिर आप उसमें चम्मच चलाएंगे तो वो बहुत अच्छे से जो है वो एग्स केक बन जाएंगे फॉर्म। अच्छा, अब आप अपनी फाइनल रेसिपी बता दें। जी, फ्राइड राइस है इसके साथ, तो सभी को पता है वैसे उसकी रेसिपी बहुत इजी, हम काफ़ी दफ़ा शेयर भी कर चुके हैं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। उसके साथ उसके लिए हम लोगों को चाहिए है, हमने अदरक लहसुन ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, चॉप किया हुआ हरा प्याज है 1 अदद, अंडे ले लेंगे 2 अदद, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच हैं, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी आधा कप लिया है हमने, नमक ले लिया हस्बे जायका, और जो सेसमी ऑयल है वो लेंगे, और चावल हमने बॉईल करके रख लिए हैं 300 ग्राम। तो इसमें बॉइल्ड राइस है हमारे पास, ऑयल लेंगे, उसके अंदर हम लहसुन अदरक थोड़ा सा उसको सौते करेंगे, उसके साथ हम जो वेजिटेबल्स हमारे पास हैं तीनों वो डालेंगे, हल्का सा उनको कुक करके उसके बाद हम लोग इसके अंदर सबसे पहले हम एग डालेंगे, उसको हमने थोड़ा सा श्रेड कर लिया, उसके साथ वेजिटेबल्स ऐड की, सॉसेज ऐड की, और फिर हमने राइस डाल के इसको अच्छे से टॉस करना है। इसको बहुत दम वगैरह नहीं देना होता, क्विकली आपने टॉस करना है। खुले पैन में बनाए फ्राइड राइस हमेशा, तो बहुत अच्छे आपके जो है वो रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट आपने मिक्सिंग करनी होती है वेजिटेबल्स के साथ। ये देखिए अब ये एक वो क्रंची सा जो एक कोटिंग है ना ऊपर उसके चिकन के, वो बन गई है इस स्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे ये थोड़ा इसके साथ ये अब हमने मंगोलियन चिकन में जाते हैं सिर्फ कैप्सिकम, ठीक है, सिर्फ कैप्सिकम जाएगी। हाँ जी, ये चिकन को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अगेन इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ऐड करेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा वही अगेन जिंजर गार्लिक सौते करके उसके साथ हम कैप्सिकम डालेंगे, और ये सॉसेज ऐड करेंगे, तीनों सॉसेज ऐड कर लेंगे, काली मिर्च ऐड कर लेंगे, दड़ा मिर्च ऐड कर लेंगे, फिर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, और फिर कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करके इसके हम जो एक सॉस का हमने एक कंसिस्टेंसी लेके आनी है वो आ जाएगी। फिर हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, और ये जो फ्राइड चिकन है वो उस स्टेज पे ऐड कर देंगे हम। तो ये आपकी जो है वो बहुत अच्छा मंगोलियन चिकन आपकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉसी या बहुत ज़्यादा वो इस तरह से नहीं होता जैसे दूसरी हमारी जो चाइनीज़ सॉसेज हैं वो होती हैं, ये थोड़ा सा बिल्कुल जी इतनी ज़्यादा ग्रेवी इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ ही देर बाद, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम कश्मीर से रिलेटेड बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मेरे पास एक ऐसी ब्रिलियंट और अमेजिंग पर्सनालिटी हैं जो जब भी हमने बात करनी हो किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द कश्मीर इशू। कल जम्मू मार्टर्स डे ऑब्ज़र्व किया गया, हमने भी ऑब्ज़र्व किया अपने प्रोग्राम पे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मुझे नहीं लगता कि हम उतनी कश्मीर के बारे में बात करते हैं एज एंकर्स, एज मीडिया प्रोफेशनल्स जितनी करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट कॉल द चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरियात एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा जाहिद अजीज़ साहब, कि वो हमें गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, साल में एटलीस्ट 3-4-5 दफ़ा तो आपकी और मेरी मुलाकात होती है कश्मीर के इशू पर बात करने के लिए। आपके अलावा भी हम बड़ी दफ़ा बात करते हैं। दुख मुझे इस बात का होता है कि जैसे कल 6 नवंबर था, 1947 में 6 नवंबर को क्या हुआ कश्मीर में हमारे यूथ को काफ़ी हद तक पता ही नहीं है, क्योंकि हम ऑब्वियसली 5 फरवरी को सॉलिडारिटी डे ऑब्ज़र्व करते हैं, 27 अक्टूबर को कश्मीर ब्लैक डे ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इन 2 दिनों के अलावा जो एक्चुअली 6 नवंबर को वाक़यात हुए, जो मामलात बने, और उसके बाद फिर कश्मीर के ऊपर क्या अजाब बरपा हुआ, ये तो लोग उस हिस्ट्री को नहीं जानते। और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी आज की यूथ जो 60% से ज़्यादा है हमारे मुल्क में, हमारी पॉपुलेशन व्यूअर 30 मतलब साल की उम्र से कम बच्चे जो हैं वो 60 to 65% है हमारी टोटल पॉपुलेशन के। तो इन बच्चों का जानना ज़रूरी है ताकि वो इस मुहिम को आगे लेके चलें। सो डॉक्टर साहब, जम्मू मार्टर्स डे 6 नवंबर 1947 क्या हुआ? जी बहुत शुक्रिया जी। जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना जी, तो कश्मीर की जो तारीख़ है वो पुरतशद्दद वाक़यात से भरी पड़ी है, और ख़ास करके जब हम डोगरा इरा की बात करते हैं, यानी जब 16 मार्च 1840 को
अंग्रेज़ों ने कश्मीर बेचा और जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को ख़रीद लिया। तो ये जो डोगरा ख़ानदान का 100 साला दौर है, ये मुख्तलिफ़ वाक़यात से भरा पड़ा है। और जब हम बात करते हैं सानिया जम्मू की, तो ये वो सानिया है जिसे जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कत्लेआम कहा जा सकता है कि महाराजा हरी सिंह 1925 से लेकर और 1947 तक कश्मीर का महाराजा रहा, और उसकी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ थी वो 1925 ही से उनका आगाज़ हो चुका था। कभी तो वो पुंछ के अंदर मुसलमानों को ज़दोकोब कर रहा है, उनकी तहरीकों को दबा रहा है, और कभी वो 1931 की तहरीक मुसलमानों को सरेआम गोलियां मार रहा है। यानी वो हर लम्हे उसकी ये कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाए, इनको टॉर्चर किया जाए। अब चूँकि जो जम्मू का जो वाक़या 6 नवंबर वाला, वो चूँकि बराह रास्त रिलेट करता है पार्टीशन के साथ कि 3 जून 1947 का जो मंसूबा था तकसीम हिंद का, जिसके तहत 2 ममालिक ने मोरज़ वजूद में आना था, पाकिस्तान और भारत, और इन ममालिक के साथ 564 देसी रियासतें भी थीं। उन रियासतों के बारे में ये तय हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगी, और जो हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ जाएंगी। अब चूँकि जो कश्मीर थी वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन वहाँ का जो महाराजा था हरी सिंह वो हिंदू था। अब जाहिर बात है कश्मीर पर जो आप देख रहे हैं कि 78 साला जो इंडिया का कब्ज़ा है, ये एक दिन में नहीं हुआ, और ना ही इंडिया ने एक दिन में फ़ौजें दाखिल की। ये यानी कि अगस्त 47 से इस पे अमल दरामद शुरू हो गया था कि जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं कांग्रेसी रहनुमाओं की और उससे जो चीज़ें हम अखज़ करते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है ना वो कश्मीर पर कब्ज़ा किया गया। और जहाँ तक तल्लुक़ है 6 नवंबर के वाक़े का, अब चूँकि जो कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, बिल्कुल, अब उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के का जो इल्हाक़ है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ होना था। अब जाहिर बात है उस मुस्लिम मेजॉरिटी को इन्होंने माइनॉरिटी में तब्दील करना था। उसके लिए जो जम्मू का इंतखाब किया गया 1947 में, जम्मू के अंदर मुसलमानों की जो तादाद थी वो 61% थी, और बाकी जो 39% हिंदू थे, यानी जम्मू के अंदर भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे। अब हुआ ये कि 9 अक्टूबर को बाज़ाब्ता वहाँ पे कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। जम्मू के अंदर बाकायदा मुसलमानों को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया। फिर ये सिलसिला चलते चलते 21-22 अक्टूबर तक कठुआ, सांबा के इलाक़ों में लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। और ये यानी कि एक पूरी मनसूबाबंदी थी कि इस हिस्से को, जम्मू को बाज़ाब्ता तौर पे एक माइनॉरिटी में बदला जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और करते करते यानी कि 22 अक्टूबर तक राउंड अबाउट को लाख+ लोगों को इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, और वहाँ से जो मुसलमानों को बेदखल किया लाखों की तादाद में। और फिर मीनवाइल इन्होंने 5 नवंबर को महाराजा की गवर्नमेंट ने, महाराजा हरी सिंह की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि जी हम ये मनादी करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो 5 नवंबर के दिन जो जम्मू की का सिविल लाइंस वाला एरिया है वहाँ पे आ जाएं, और वहाँ से जो महाराजा हरी सिंह की जो गवर्नमेंट है वो बहिफाज़त तमाम मुसलमानों को बरास्ता सियालकोट पंजाब में लेके आएगी। और इस तरह यानी कि लाखों की तादाद में जो 5 नवंबर 1947 को जो जम्मू के मुसलमान थे वो इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो
एक कल्बी जो लगाव है, जो एक जो हमारी विजन है, जो विजन है ना, वो पाकिस्तान है। जो हमारा मंजिल हमारी पाकिस्तान है, नज़रिया पाकिस्तान के लिए हमने अपनी जानें देनी है। तो वो उस नज़रिया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो सारे के सारे लोग वहाँ जमा हुए और उन्हें फिर वहाँ से गाड़ी में बिठाया गया। मंजिल उनकी ये बताई गई कि हमने आपको सियालकोट लेके जाना है, फिर वहाँ से आपने पंजाब में दाखिल होना है। अब जब ये काफ़िला वहाँ से चला 6 नवंबर को, बजाय सियालकोट ले जाने के इन्हें मावा के जंगलात की तरफ गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया और वहाँ पर फिर मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा गया। और आप देखें कि जो एक हमारे पास जो एक एस्टिमेटेड और जो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, रूह कांप जाती है। हमारे पास जो एक एस्टिमेटेड फिगर है कि 2,37,000 के करीब जो मुसलमान थे उनका कत्लेआम किया गया। और आप देखें कि गज़ा के अंदर हार्डली 1,00,000 या 1.5 लाख उन्होंने कत्लेआम किया है। तो ये यानी कि एक दिन में, लेकिन सर एक दिन में यानी कि लाखों उन्होंने मुसलमान मार दिए। गाज़ा में तो देखे सर, वहाँ पे भी एक जेनोसाइड चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। हम एट ऑल ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे कुछ कम हो रहा है, और बट अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें व्यूअर, तो जैसे कि भैया ने अभी शेयर किया आपके साथ एक फिगर, दुनिया को 9/11 का, दुनिया को 9/11 का बड़ा क्लियरली पता है। हर बंदा बात करता है 9/11 की। आजकल के छोटे यूथ के जनरेशन, वो जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त में, उनको भी पता है कि 9/11 एक चीज़ हुई थी। लेकिन अगर आप कश्मीरियों के हॉलोकॉस्ट को देखें, 9/11 में 2976 लोग जो हैं टोटल हलाक हुए थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता दे, आमीन। दुनिया में कोई एक इंसान भी व्यूअर्स अपनी जान खोता है, हम उनके दुख में बराबर के शामिल हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं, इंसान, क्योंकि इंसानी जान की एक वर्थ है। लेकिन जस्ट प्रोफेसर साहब की बात की क्लैरिफिकेशन देने का, हम सिर्फ ये कह रहे हैं बिकॉज प्रोफेसर साहब खुद भी कश्मीरी हैं, उनके भी एक इमोशंस हैं, और ऑब्वियसली उनका सवाल ये है कि अगर दूसरी जगहों पे लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जेनोसाइड को फेस कर रहे हैं, तो हमारे कश्मीरी भाई बहन तो 1947 से, तो जिस चीज़ के बारे में दुनिया जानती है 9/11, उधर 3,000 के करीब, यहाँ पे 2,37,000 लोगों की डेथ हुई, जो प्रिडिक्टेड है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 87 टाइम्स मोर देन 9/11। यूएस APS का जो वाक़या हुआ, आज भी जब वो दिन आता है तो हम लोगों की रूहें कांप जाती है, बात करनी हो की जाती। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये देखें कि कितने बच्चे बड़े, कितने बच्चे बुजुर्ग, एडल्ट्स इस दुनिया से रुखसत हुए। जी सर, सॉरी मैंने कहा बात क्लियर करूँ, कोई ये ना कह दे कि हम गाज़ा को वो कर रहे हैं। अब देखिए ना कि यानी कि ये तो एक वो फिगर है जो हमने एक अखज़ किया है 2,37,000। अब इसमें यानी कि वो उससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा है, राउंड अबाउट कुछ 4 से 5 लाख के लोग करीब उन्होंने वहाँ पर कत्लेआम किया, क्योंकि अनरजिस्टर्ड भी बड़े लोग थे ना। और वो जो लोग थे, वो उनकी जो मंजिल पाकिस्तान थी, उनका जो नज़रिया था कि हमने नज़रिया पाकिस्तान के तहत वहाँ पे जाना है। अब ये जो महाराजा हरी सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने ये टारगेट रखा था कि हमने इस नज़रिए का ख़ात्मा करना है। लेकिन आप देखें कि कश्मीरियों ने अपनी जानें दे दी, अपनी गर्दनें कटवा दी, लेकिन उन्होंने नज़रिए पे आँच नहीं आने दी। वो खुश दिली से उन्होंने शहादतें कबूल की। अगर हम देखें कि 5 अगस्त 2019 का जो इंसिडेंट हुआ, अगर उसका हम थोड़ा सा तकाबल करें, आप देखें कि महाराजा हरी सिंह की ये उस वक्त की काविश थी कि जो एदाद-उश-शुमार उनको तब्दील किया जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस वक्त 1947 में जो जम्मू की जो आबादी थी वो 61% मुसलमानों की थी। अब वहाँ से 23% मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। अब एक वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है रियासी, उसके अंदर 68% मुसलमानों की आबादी है, यानी सारे के सारे मुसलमानों का वहाँ पे कत्लेआम किया गया। यानी एक पूरी प्लानिंग थी कि एदाद-उश-शुमार को तब्दील किया जाए और जो वहाँ की जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कब्ज़ा किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको ख्याल आया कि यार ये क्या कर रहे हैं हम। देखिए जी सर, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि चलें, बहुत से जल्लाद बैठे हुए थे, कोई उनमें कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको एहसास हुआ कि यार 2-3 नहीं, 10-12 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों में की तादाद में मैसेकर हो रहे हैं। बिल्कुल मैस मैसेकर। तो क्या कश्मीरियों की
जान या पाकिस्तानियों की जान की वो वैल्यू नहीं है जो किसी अमेरिकन की जान की वैल्यू है, या जर्मन की वैल्यू है, या किसी फ्रांस के या हिंदुस्तान की? देखिए मेन जो अब चीज़ है ना जी, क्योंकि कि देखिए पाकिस्तानी भाइयों ने भी अपनी जान जी हाँ, दी है अपने बिल्कुल, कश्मीरी बिल्कुल, भाइयों और बिल्कुल बहनों ऐसा के ही है। लिए। देखिए इसमें मेन जो चीज़ यही आ रही है ना कि जो उनका मेन जो प्लान था कि किसी न किसी तरह इस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू मेजॉरिटी में डिक्लेयर किया जाए, और उसमें वो कामयाब हुए। आप देखें कि जम्मू में जब उन्होंने लाखों की तादाद में वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो इस वक्त जो वहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो हिंदुओं की है। और अगर हम देखें ये 2019 का जो इंसिडेंट है, उसमें भी जो मोदी सरकार है वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। तो सर सिर्फ फ़र्क अब ये है कि Now what? उस वक्त ये था कि उस वक्त उनको गाजर मूली की तरह काटा गया। अब भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अब इन्होंने लेकिन वो इतना publicly कर नहीं पा रहे ना, सोशल मीडिया की वजह से दुनिया सिर्फ एक यानी कि जो गैर आइनी जो उन्होंने इक़दामात किए उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारा काम किया है। डॉक्टर साहब आप चालाकी का लेवल देखें, जब तक चीज़ें मंजर आम पे उस तरह से खुली नहीं आ पा रही थी, इस मैसेकर के बारे में अमेरिका में बैठे हुए बच्चे को नहीं पता था, क्योंकि उस नहीं वक्त पता। सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही और है, अभी भी नहीं पता क्योंकि ये खबर पुरानी हो गई। बिल्कुल ऐसा अब आप ये देखें कि जब वो काम नहीं हो पाया तो अंदर पैलेट गन्स और फिजिकल, अच्छा जब वो चीज़ें आम होनी शुरू हुई तो अब क्या कर रहे हैं कि अब वहाँ से हिंदू रिलीजियस लीडर्स उठा के, पंडित वगैरह उठा के उनको सेटल कर रहे हैं, और अब ज़बरदस्ती लोगों की मजहबी कन्वर्जन कराने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू टू मुस्लिम। देखिए हमने पाकिस्तान में कभी किसी हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमान करने की या क्रिश्चियन को कोशिश नहीं की, और ना ही कभी किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती किसी और मज़हब की तरफ कायल किया गया पाकिस्तान में। हम तो उसी स्टैंडर्ड पे अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं। ऊंच नीच हो जाती है डॉक्टर साहब, हर मुल्क में होती है, लेकिन बहुत कायद के ख्वाब का ख्याल रखा गया। उधर तो पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया में। अब मुझे फाइनली बताएं ऑन ग्राउंड आप हमारे व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, आज के ख़ास कर 6 नवंबर 1947 का जो इंसिडेंट है, ये बुनियादी तौर पे उस वक्त का जो महाराजा हरी सिंह था उसने एक कोशिश की थी कि मैं कश्मीरी मुसलमानों की गर्दनें काटूंगा और इनकी लाशों का अंबार लगा दूंगा, और ये लाशें देख के, अपनी गर्दनें कटी हुई देख के इनकी जो आने वाली जनरेशन है वो शायद इस नारे से बाज़ आ जाए कि हमने जो कश्मीर का जो इलाक़ का जो नारा लगाया था 19 जुलाई 1947 की करारदाद के मुताबिक, करारदाद इलाक़े पाकिस्तान पेश करके, कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ कश्मीर का इलाक़ करना है। तो वो अपने उस मिशन में एक तरफ इस हवाले से कामयाब रहा कि उसके जो मकासद थे वो उसे मिल गए कि उसने जम्मू जैसे मुस्लिम अक्सरियती सूबे को उसने कन्वर्ट कर दिया हिंदू मेजॉरिटी में, लेकिन जो उसका असल ख्वाब था कि मैं इनको नज़रिया पाकिस्तान से दूर रखूँगा, उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कोशिश तो यही है कि कॉन्स्टेंटली इस इशू को हाईलाइट किया जाए, कॉन्स्टेंटली। आपको पता है पर्सनल लेवल पे भी और पब्लिक फोरम्स पे भी मैं, इवन दो आई एम नॉट कश्मीरी, आई एम पंजाबी, बट द पॉइंट इज़ पाकिस्तान कश्मीर हम एक ही हैं, बिल्कुल एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे। और आप वक्त निकालते हैं, अपने स्केड्यूल में से आते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अपने स्टूडेंट्स को भी इंगेज करते हैं, उनको भी इस तरफ माइल करते हैं। व्यूअर्स, मैं आप लोगों से भी तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इल्तिजा करना चाहूँगी। व्यूअर्स, गाज़ा के इंसिडेंट से ये प्रूव हुआ कि अगर पूरी दुनिया एक इशू के बारे में आवाज़ उठाती है, जिसको हम जनता या आवाम कहते हैं, तो तब बहुत डिफरेंस पैदा होता है और लोग मजबूर हो जाते हैं कुछ करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये तो 1947 से जनरेशन टू जनरेशन जेनोसाइड और जुल्म चलता आ रहा है। अगर आज भी आप और मैं आवाज़ नहीं उठाएंगे तो व्यूअर्स कब उठाएंगे? अगर ये कश्मीर में हो सकता है तो व्यूअर्स ये कहीं पे भी हो सकता है। तो सही के साथ खड़े हों और गलत की सपोर्ट ना करने का बेहतरीन तरीका है आवाज़ उठाएं और अवेयरनेस क्रिएट करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच सर। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, जहाँ पे हम इंसानियत की इतनी बात करते हैं, वहाँ पे आज हम खिदमत इंसानियत पे बात करेंगे ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के हम क्या कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो हम इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे हमदे बारी ताला से। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, तू ख्यालो तजस्सुस, तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूब, माशाअल्लाह। अमीरुद्दीन तोकीरुद्दीन, बेहतरीन आवाज़ रखने वाले, बेहतरीन सनाख्वा और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ रखने वाले नेशनल असम्बली के ऑफिशियल नात ख्वां आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आज ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ये प्यारे से जो छोटे भाई हैं, इन्होंने मेरे सामने ही काम शुरू किया और माशाल्लाह आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमें पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। दिल खुश हो जाता है और इनके साथियों को हम नहीं भूल सकते।
एजाज़ एंड फयाज़, एजाज़ अली और फयाज़ अली को भी वेलकम करेंगे। ये जो एक बहुत प्यारी सी टीम है, इस जोड़ी के साथ जो इनकी एक टीम है, अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे और करोड़ों कामयाबियों से अल्लाह आपको नवाजे। आमीन। व्यूअर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आज कोई स्पेशल डे है, हमने इस तरह से एक रिलीजियस एहतमाम जो किया है, क्यों किया है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स, हम लोग रमज़ान का बाबरकत महीना आता है, मुहर्रम और हराम हो गया, ईद मिलादुन्नबी हो गया, जब भी ऐसे मामलात होते हैं तो तब हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, जैसे हमने चैरिटी की अभी बात की कि चैरिटी हमने सिर्फ एक महीना नहीं करनी होती, उसी तरह मज़हब और मजहबी नॉलेज और ज़िंदगी जीने का अंदाज़ सिर्फ कुछ माह के लिए या कुछ दिनों के लिए नहीं होता। ये हमें पूरी ज़िंदगी जो है चीज़ को लेके चलना होता है। जिस तरह हमने अभी ब्रेक से पहले कश्मीर की बात की, कोई स्पेशल डे नहीं है आज, लेकिन कश्मीर एक इशू है, बात करना है। उसी तरह इंसानियत एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें हर रोज़ क्या दिन में 10 दफ़ा बात करनी चाहिए, कभी बच्चों से, कभी बड़ों से, कभी इर्द गिर्द वालों से। सो आज खिदमत इंसानियत पे बात करेंगे। ऑब्वियसली जुम्मा है, बाबरकत दिन है, बरकतों वाला दिन है, वो अपनी जगह है, लेकिन हर रोज़ किसी ना किसी इस तरह के टॉपिक पे घरों में भी डिस्कशन होनी चाहिए। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, उस्तादों के उस्ताद आज हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर तनवीर कासिम हमारे साथ हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है अपने भाई से, बल्कि आज दो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और एक नए भाई से मुलाकात भी हुई है आज कि हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे। व्यूअर्स, मैं तो कहती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी उम्र से चाहे कम भी हो, लेकिन नॉलेज मुझसे इतनी ज़्यादा है, जो अब अगली पर्सनैलिटी है इनकी, कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरे छोटे भाई जो हैं, ये वो जो कहता है ना, जो उस्ताद होता है वो बाप का दर्जा रखता है, तो उस लेवल की नॉलेज रखने वाले मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसा है मेरा प्यारा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिनको आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे भी सुनते हैं, आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। हमारे बहुत ही प्यारे भाई इस्लामिक स्कॉलर मौलाना फ़िदा उर रहमान हैदरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भैया आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि विल कम बैक दिस वे देन। खिदमत इंसानियत आखिर ये क्या चीज़ है? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि मैं खिदमत इंसानियत जो आपने पूछा है उस बात की तरफ आने से पहले, जो आज का यहाँ आने का पस मंज़र और अभी आपको जब देखा तो समझ में ये बात है कि खिदमत इंसानियत सिर्फ़ ये नहीं कि रुपया और पैसा ही किसी को देना, अच्छा इस्तक़बाल भी इसमें शामिल है कि आप किसी को इतनी अपनाइयत दें कि वो अजनबियत उसे महसूस ही ना हो और ये लगे कि शायद बरसों से ये मतलब मिलना जुलना है। ये इजहार यानी अपनाइयत मैं समझता हूँ ये भी खिदमत इंसानियत का एक अहम पहलू है। भाई आपने अपनी बात भी मेरे बारे में की, आंख में आंसू आ गए। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। क्योंकि आपको बात बताऊँ, एक होस्ट की ज़िंदगी का टोटल यही होता है, वो जो कहते हैं ना, अगर आप उसका जूस निकाले तो एंड में ये जी बिल्कुल। कि लेकिन आपने लोगों के साथ क्या रवैया रखा ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो सारी बिल्कुल मैं यही इसी तरफ आ रहा था। और ये मुफ्ती साहब और हम इकट्ठे कुछ पिछले 4-5 सालों से मुख्तलिफ चैनल्स पे होते हैं और ये मुँह पे कोई तारीफ़ की बात नहीं है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि रवैये जो है ना ये भी बहुत मैटर करते हैं कि आपके मिलने का अंदाज़ कैसा है। और मैं हमेशा रवैयों पे भी बात करता रहता हूँ। आज के दौर में आपने बात की ना कि जी ऑफ़ कैमरा और ऑन कैमरा बात की है, तो कुरान करीम ने इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम खिलाते हैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं। हम अच्छा मामला करते हैं, ऑफ़ कैमरा जब करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। ऑन कैमरा किसी की नीयत कुछ हो सकती है, लेकिन ऑफ़ कैमरा अगर है तो लिवजहिल्लाह है, अल्लाह के लिए है।
तो आज के इस दौर में खिदमत इंसानियत के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कोई उसकी रहनुमाई करते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हमने दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें यह है कि आप में कोई काबिलियत है, सलाहियत है, आप वो काबिलियत और सलाहियत दूसरे को मुंतकिल करते हैं, ये भी खिदमत इंसानियत है। और आप किसी को रास्ता बताते हैं, मंजिल बताते हैं। वो मंजिल ये नहीं कि मैं भटका हूँ और फ़लाँ जगह पर जाना है। मंजिल और रास्ता बताना ये भी है कि मैंने कौन सी ऐसी चीज़ उसका इंतखाब करना है जो मेरे लिए मुस्तकबिल में बेहतर हो। इस हवाले से भी कोई रहनुमाई करता है। यानी अपनी सलाहियत की तकसीम, माल की तकसीम, अच्छे रवैयों की तकसीम, ये सारी चीज़ें खिदमत खल्क में शामिल हैं। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, अब बात ये है कि लोग जिन बातों की निशानदेही मौलाना साहब ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा छोटी है ना। मतलब कहने को किसी को घर लेके देना और किसी को रास्ता क्रॉस करा देना, तो हम वो घर ख़रीदने के इंतज़ार में रास्ता नहीं क्रॉस कराते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को बड़ी इज़्ज़त वाला बनाया है। जी, ये इस बात का तकाजा करता है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में आपने औलाद आदम के साथ अपना ताल्लुक़, अपना रवैया अच्छा रखना है। जी, दूसरे नंबर पर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन शख्स वो है कि जिसका वजूद दूसरों के लिए नफ़ा का बाइस हो। जी, अब ये दो बातें हमारे सामने आ जाती हैं। अल्लाह की रज़ा को हासिल करना चाहते हैं, खिदमत खल्क के बगैर आप अल्लाह की रज़ा को हासिल नहीं कर सकते। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे रसूल का फरमाना है, यतीमों, बेवाओं और मसाकीन की मदद करने वाला ऐसा ही है कि जैसे दिन को रोज़ा रखने वाला और रात को शब बेदारी करने वाला। मुफ्ती साहब, जैसे कि वो एक सॉरी आपको पता है मेरी नॉलेज नहीं है और आप लोगों की सुनी हुई बातें आगे से रिपीट करती हूँ और मुझे आई एम नॉट श्योर कि अगर ये हदीस है या ये आयत है कि असल मोमिन वो है जिसके हाथ और असल मुसलमान या असल मोमिन वो है जो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा इंसान सेफ़ है। राइट, एक जनरल सी ये हमेशा हमने सुनी भी है, शोर पे भी बात होती है। तो आजकल के ज़माने में बल्कि डॉक्टर साहब आपके पास ही आ जाती हूँ, ना तो किसी के हाथ से कोई महफूज है और ना ही ज़बान से तो बिल्कुल ही कोई महफूज नहीं है। थैंक यू टू मोबाइल फ़ोन एंड डिवाइसेस। खिदमत इंसानियत। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब हमेशा की तरह किया है। बात यह है कि टीम को जाता है, मुझे नहीं जाता लेकिन बात यह है कि तख्लीक़ आदम के बाद इस कायनात की रुश्त व हदायत के लिए अल्लाह ताला ने जो 1,24,000 पैगम्बरों को मबूस किया ना, माशाल्लाह, उसके ना दो एक मेजर फीचर हैं। एक है तौहीद और दूसरा है खिदमत इंसानियत। आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम बिस्सत से पहले एक तंजीम कायम की थी जिसको उस वक़्त की मैं कहूँगा कि सबसे पहली इस्लामी तारीख़ की वो NGO थी, जिसको हम हिल्फुल फजूल भी कहते हैं और हल्फुल फजूल भी कहते हैं। अच्छा, उसका ना 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था खिदमत इंसानियत। अच्छा, वो खिदमत इंसानियत की रोशनी में सबसे पहली ह्यूमन राइट्स कमीशन तब बनी थी और इसका अब हम ह्यूमन राइट्स फिर उसका मैडम उसकी वो बेसस से पहले है, यानी अभी उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस नहीं, बाकायदा तौर पर नबी बना के नहीं भेजा गया। यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से आपका उस NGO में एक कलीदी रोल है। उसका एजेंडा ये था कि हमने गरीब लोगों की मदद करनी और हमने अपने वतन की, अपने शहर की मिल के हिफाजत करनी है। अच्छा, उस तंजीम में बिला तफरीक़ नस्ल मज़हब तमाम मज़हब के लोग शामिल थे और नबी अलैहिस्सलाम की तजवीज़ पे अब वो कायम की गई थी। और आपने बिसत के बाद भी फरमाया कि आज भी मुझे इस तरह की किसी तंजीम में शिरकत की दावत दी जाए तो मैं उसकी दावत को कबूल करूँगा। जिस तरह मुफ्ती साहब ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस बयान की, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अच्छा, सिंपल सा हम इसका तर्जमा करते हैं कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, इस्लाम के दो महासन, जो दो हकूक़ की बात की जाती है कि एक हुकूकुल्लाह की जाती है, एक हुकूकुल इबाद की जाती है। अच्छा, कुरान मजीद का उसलूब बड़ा खूबसूरत है। पूरे कुरान मजीद में आपको दो चीज़ें साथ साथ मिलेंगी, युकीमून सलात व यूतून ज़कात। युकीमून सलात की जामे ताबीर हुकूकुल्लाह है
और वयूतून ज़कात की जामे तबीर हुकूकुल इबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह, जहाँ भी सलात की बात की जाएगी वहीं ज़कात की बात की जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जब रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट करी थी, अक्सर औकात हम लोग इतनी बात करते थे हुकूकुल इबाद की कि एट वन पॉइंट कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हुकूकुल्लाह तो वो तो आपके और अल्लाह का मामला है ना, तो दैट्स ओके, आपने फोकस करना है हुकूकुल इबाद पे। अब हो ये रहा है कि या तो लोग टोटल हुकूकुल्लाह की तरफ जा रहे हैं या टोटल हुकूकुल इबाद, और उस मयाना रवि को भूल गए हैं। ये कम्बिनेशन इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया ना कि ये जामे ताबीर है यकीमुन सलात की हुकूकुल्लाह और वयूतून ज़कात ये हुकूकुल इबाद की जामे ताबीर है। अल्लाह ताला ने दोनों हुकूक साथ साथ रखे हैं। और फिर आप देखें कि इस्लाम इतनी खूबसूरत तालीम देता है कि इंसान तो इंसान, यानी हमें बनी इसराइल के दौर में और नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि एक फ़ाहिशा औरत जो है वो सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में चली जाती है। यानी ये वो दीन है, और इंसान इसको तो अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया। शर्फ़ इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हम जानवरों से ज़्यादा इंसानों से प्यार करें। अब आप देखें ना, मगरबी दुनिया में जानवरों से कितना प्यार किया जाता है। जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, वो उनके बेडरूम में उनके साथ होते हैं। ये मैं एक बात कहूँगी जो शायद लोगों को बुरी लगेगी, इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ना लीजिएगा, अंडरस्टैंड करके क्या मैं क्या कह रही हूँ। मसला ये है कि आजकल जानवर इंसानों से बेहतर इंसान बन चुके हैं, क्योंकि हमारे जो रवैये हैं और जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, जब भाई अगर आप जानवरों में देखें, डॉग्स को देखें तो वो एक पैक में होते हैं, वो एक दूसरे को नहीं पढ़ते। यहाँ तो भाई का गला काटने को खड़ा हो गया। हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है और मैं आप में से किसी को कट नहीं करना चाहती, तो ब्रेक से आते ही व्हाट टू डू, करें क्या। देखिए, हिस्ट्री पे तो हम नज़र डालते हैं, लेकिन आज की दुनिया, आज के जो हालात हैं, जो अभी चल रहा है, इसकी इस्लाह कैसे करें, उसके लिए ही तो आप असातिज़ा हैं, हमारे मेंटोर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। हम ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। किचन में मैं जल्दी से नज़र डाल लेती हूँ, क्योंकि हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जब इतने ब्रिलियंट हमारे साथ नात ख्वां हैं तो कोशिश करेंगे कि नात रसूल मकबूल सुनते हुए वापस आएँ ब्रेक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उससे पहले जल्दी से किचन का मुझे बता दो बेटा, क्या जी। सूप रेडी है, क्रैकर्स हैं साथ, और मंगोलियन चिकन विद फ्राइड राइस रेडी हो गया। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू। क्योंकि ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह 2 कलाम भी सुनेंगे, उसके अलावा हमने गुफ्तगू भी करनी है, तो मैंने कहा आप भी ज़रा रिलैक्स होकर बैठ के हमारे साथ सुनें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ख़त्मे रसूल मक्की मदनी है, ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्मे रसूल ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्मे रसूल सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला या मुस्तफ़ा। औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जना
तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसुल। सल्ले आला, सल्ले आला, सल्ले आला या मुस्तफा। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका। तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है खत्मे रुसुल। खैरात मोहम्मद से पाकर जिस नाज से कहते हैं मंगते, खैरात मोहम्मद से पाकर जिस नाज से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं खत्मे रुसुल। मक्की मदनी है खत्मे रुसुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बाकायदा सबके रोंगटे खड़े हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अमीरुद्दीन, तौकीरुद्दीन हमारे साथ हैं, इनके टीम मेंबर्स एजाज़ अली, फ़याज़ अली, ऑफ कोर्स व्यूज़ अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है। सो द ब्रिलियंट डॉक्टर तनवीर कासिम इज़ विद अस, हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब हैं, और हमारे नए प्यारे भाई मौलाना फ़िदा और रहमान हैदरी। दूसरे चैनल्स पे तो आपने इनको बहुत देखा, फाइनली हम मौलाना साहब को अपने पास भी ले आए। ये भी खिदमत इंसानियत है जी बिल्कुल। एक्चुअली जो काम आज आप लोग आके कर रहे हैं, देखें ये काम फाइनेंशियल बेनिफिट तो कोई नहीं देता। इस काम का बेसिकली बेनिफिट उन लोगों को है जो सुन रहे हैं, जिनकी रूह को सुकून मिल रहा है आपको सुन के, जो जब नात के वर्ड सुनते हैं तो उससे सीखते हैं, गाइडेंस मिलती है जब आप लोग बात करते हैं। इसीलिए तो उस्ताद को माँ और बाप का दर्जा दिया हुआ है, जो जन्नत का दरवाज़ा और जिनके पैरों के तले जन्नत है, क्योंकि उस्ताद कॉन्स्टेंटली खिदमत इंसानियत कर रहे हैं, वो अगली जनरेशन्स को तैयार कर रहे हैं। जी मौलाना साहब, आपके पास वापस आती हूँ। फिर व्हाट टू डू, फिर करें क्या आजकल के ज़माने में खिदमत इंसानियत के पॉइंट ऑफ जी व्यू से? बिल्कुल। कुरान करीम बुरहान रशीद, मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने जो बात की कि उसलूब इतना खूबसूरत है, जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन की तौहीद और बंदगी का दर्स है, साथ ही अगर हम देखें तो अगले ये लम्हे उसकी मखलूक से मोहब्बत और ख़िदमत का भी हमें कुरान करीम जो है ना उसकी रहनुमाई और हुक्म हमें देता है। देखिए, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब उखरिजत लिन्नास लोगों के लिए निकाला गया, यानी नफ़र रसानी के लिए, फ़ायदे के लिए। आज की दुनिया में हमने करना क्या है? कुरान कह रहा है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। जहाँ नेकी है, तकवा है, उस पर हमने ताउन करना है। कोई भी ऐसा मामला हो वहाँ हमने उसके लिए ताउन करना है। आज की दुनिया में अपने इस यानी माशरे में, पाकिस्तानी माहौल में, तहज़ीब में हम लोग चैरिटी में बहुत आगे हैं, मैं आपके तवज्जुह से अर्ज़ करूँ, लेकिन कुछ दिखलावा और रियाकारी का उनसर बीच में आता है। वो जो हमारा किया धरा होता है ना, किया कराया, उस पर पानी भी फिरता हुआ नज़र आता है। आज की दुनिया में करना क्या है? जहाँ जहाँ मेरी बसात है, मेरा बस चलता है, मेरे इख्तियार में है, मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं उतना तो करने पे आऊँ। जैसे मौलाना साहब, मैंने आपको भाई कहा, एक चले मुँह बोला कहा, लेकिन चले महाजिर और अंसार भी तो मुँह बोले भाई थे ना। तो पॉइंट इज, जैसे मैंने आपको भाई कहा, कोई ऐसा मामला होता है खुदा न खास्ता जहाँ पे भाई को बहन की ज़रूरत पड़ जाती है या बहन को भाई की पड़ जाती है। अब मैं आपके साथ कोई मामला, चले आपने मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपये दिए कि जुगन ज़रा फंसी, उसके 2 मिनट के बाद जाके आपने वीडियो बना ली कि हाँ आज मैंने जुगन काजिम को जो है वो 50,000 रुपये दिए क्योंकि उसको फ़ला चीज़ की ज़रूरत थी। इस चीज़ पे मेरा सवाल उठता है कि हर चीज़ की वीडियो बनती है,
हर चीज़ की आजकल लोग वीडियो बना रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे मैयत की लोग वीडियो बनाते हैं। मैं उसमें अर्ज़ कर रहा हूँ कि हदीस पाक में आता है क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युबअसुन्नासु अला निय्यातिहिम, लोगों को क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा ना तो उनकी नीयतों के बाकदर उठाया जाएगा कि अगर आज मैं किसी के साथ कोई भलाई खैरखाही का काम करके फ़ौरी तौर पर उसे नशर करता हूँ तो ये दुरुस्त नहीं। हाँ, यहाँ आपके तवज्जो से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जहाँ नेकी का काम दूसरों को तरगीब देने के लिए, तरगीब दिलाने के लिए, अगर मैं उसे दिखा रहा हूँ, नीयत अल्लाह को दिखाने की है, अल्लाह की ज़ात देख रही है, लेकिन दूसरों को तरगीब हो जाए या दूसरे लोग बदगुमानी से भी बच जाएं। मसलन की बात है, मैं कहीं गया और चुपके से मैं दे रहा हूँ और पता नहीं चल रहा किसने दिया, और अगला बंदा कह रहा है यार आया था और कुछ पूछा भी नहीं। अब वहाँ अगर घर के 2-4 लोगों के सामने मैंने किसी को कोई हदिया दे दिया कि ताकि इनके दिल में नफ़रत, कुदूरत, कोई मेरे हवाले से नेगेटिव थिंकिंग ना आए, मैंने ये अमल किया, राज़ी अल्लाह को करना है, लेकिन उनको बदगुमानी से बचाने के लिए अगर मैंने कुछ कर भी लिया ऐसा ज़ाहिरन, तो ये दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त सोसाइटी में जो चीज़ चल रही है ना, वो इस तरह से है कि मुझे अल्लाह की रिज़ा मतलूब नहीं है, लिवजहिल्लाह मैं नहीं कर रहा, बल्कि लिवजहिन्नास, लोगों को दिखलावे के लिए कर रहा हूँ, और फौरी तौर पर वीडियो बना के करना, वो तो अगले की इज़्ज़त नफ्स पर भी जो है ना मैं डाका डाल रहा हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, मैं अभी आपके पास वापस आऊँगी मुफ्ती साहब, क्योंकि डॉक्टर साहब आप इस पर बात भी कर चुके हैं 2-3 दफ़ा, और आपने 1-2 दफ़ा, क्योंकि आपने मुझे एक दफ़ा समझाया था कि जो कुछ केसेस में लोगों को गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या केसेस हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने लास्ट रमज़ान में ईदी फाउंडेशन के साथ एक चीज़ की, जहाँ पे मैं गई, वहाँ पे एक ब्रांड भी इन्वॉल्व था, लेकिन बेसिकली गई, बच्चों के साथ हमने इफ्तारी की, ये वो, लेकिन किसी को भी कुछ देते, हम उनके साथ एक्टिविटी कर रहे थे। मुझे वो करने में इसलिए गिल्ट नहीं हुई डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये लगा कि यार लोगों को दिखा रहे हैं ना कि आप भी जाके बच्चों के साथ खेल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब एक बच्चा है, वो आंसुओं से रो रहा है, मैं उसके हाथ में पैसे पकड़ा रही हूँ, वो पैसे पकड़ के स्क्रीन को देख रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि वो लाइन कहाँ पे है। जिस तरह हदीस साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि ज़ाहिर है नीयतों के हाल, दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी, और कुरान मजीद का भी हमें यही एक हदायत मिलती है, सिर्रम व अलानियतन, यानी आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर सकते हैं सीधी तरीके से, यानी छुपा कर, एलानियतन, एलानिया तौर पर भी आप कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए और तरगीब दिलाने के लिए। अच्छा, आजकल का जो अंसर है ना वो ज़्यादा गालिब है, जो आपने बात की कि यार एलानिया तकसीम का मतलब ये नहीं है कि आप अगले आदमी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें, तज़हीक करें। अगले आदमी भी कोई रिस्पेक्ट है, उसकी भी कोई इज़्ज़त है, हम उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तशहीर करते हैं और मकसदियत फ़ौत हो जाती है। सही। अगर तो नीयत ठीक है तो इलानिया तौर पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊँगी आपके मैसेज के लिए, लेकिन उससे पहले आप मुफ्ती साहब की बारी, क्योंकि इस पे आपकी और मेरी एक बार डिस्कशन हो चुकी है, और मैं चाह रही थी कि ये भी ना हो कि सारे ही फिर छोड़ दें करना। देखिए, अव्वल तो नीयत होनी चाहिए करने की, दिखे ना दिखे वो सेकेंडरी बात है, और उसकी टेक्निकलिटी डॉक्टर साहब ने और मौलाना साहब ने एक्सप्लेन कर दी। जी मुफ्ती साहब, आजकल के ज़माने में खिदमत इंसानियत हम कैसे करें, आप कैसे करें, मैं कैसे करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अगर आपके वजूद से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, जिस तरह के मौलाना हैदरी साहब ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में हदीस पाक कोट की, आपने बताया हदीस पाक जो है वो 2 हवालों से है। एक तो यह है कि मुसलमान को मुसलमान से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, दूसरे नंबर पर गैर मुस्लिम को भी आपसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मौलाना साहब, मेरी ज़रा ये लाइन सीधी कर देंगे कि बोलना कैसे होता है। मैंने क्योंकि जब शुरू में आपसे कहा तो क्या असल मोमिन वो है, असल मुसलमान वो ही? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, इसको मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ और मेरी इस्लाह भी हो गई। जी, एक तो ये वाली बात होगी, अगर आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँच रही, आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से, ये भी खिदमत इंसानियत है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खिदमत इंसानियत के लिए कोई वक्त मुकर्रर है? कोई वक्त मुकर्रर नहीं है जी। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि माह रमज़ान आएगा, हम लोग चैरिटी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस हवाले से बड़े अदब से अर्ज़ है जी, मुसलमान है, उसको किसी भी वक्त आपकी ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ तक कि हमारा दीन कहता है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज़ छोड़ दीजिए, जाकर उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। यहाँ तक कि अगर आप तवाफ़ कर रहे हैं तो अगर कोई आदमी आपको ज़रूरत के लिए बुलाता है, आप अपने तवाफ़ को रोक कर उसकी जाकर ज़रूरत को पूरा करें। मौलाना साहब, जिसको भूख लगी है
और जिसको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, अगर उसको रमज़ान में इफ्तारी नसीब नहीं होती और सहरी नहीं होती तो उसको बाकी साल भी सुबह खाना और रात का खाना नहीं नसीब होता। 3 वक्त की रोटी की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं तो अभी सिर्फ 2 की बात कर रही हूँ। यही वजह है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गश्त फरमाया करते थे, लोगों से पूछा करते थे कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। यही तरीक़ाकार जो है वो असहाबे रसूल का भी है और यही तरीक़ाकार जो है वो अइम्मा अहले बैत अतहार का भी है। हमें इस हवाले से भी ये फोकस करना चाहिए कि किन लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत। 2 बातें हैं। तीसरी बात यह है कि हमने कहा है कि सिर्फ डोनेशन कर देना जो है वो यही खिदमत इंसानियत में आता है। इस हवाले से अर्ज़ ये है, आप किसी को कोई अच्छी मशवरा देते हैं, जिस तरह के कोई ज़रूरतमंद है आप उसका जाकर सड़क पार करवा देते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो गया है जाकर उसकी इयादत करते हैं। जिस तरह के शुरू में आपने बताया कि मुस्कुरा कर किसी से सलाम लेना, मुसाफा करना, इसका दायरा देना किसी के रास्ते इसका दायरा जो है वो इंतहाई वसी है। इस हवाले से ये देखा जाए, आपको अपनी ज़ात को हमा वक्त जो है वो खिदमत खल्क के लिए तैयार रखना चाहिए। और आखिरी बात ये है, इबादत और मुआमलात के अंदर इनकी कबूलियत का दारो मदार जो है वो 2 बातों पर है। नंबर 1, आप इखलास और लिल्लाहियत के जज्बे के साथ कोई काम करें। इखलास और लिल्लाहियत का मतलब यह है कि उसमें रियाकारी का अंसर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर यह है कि आप खिदमत खल्क अगर पैसों के जरिए कर रहे हैं, वो माल जो है वो हलाल का होना चाहिए, वो माल हराम का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिड बनाएं, और स्कूल का दाखिला हो रहा है या कोई भी ज़िंदगी का इवेंट हो रहा है, उसमें रिश्वत या कोई या सिफारिश या कोई इस तरह की चीज़ करते हैं। फाउंडेशन ही आप बच्चे की कमज़ोर बनाएंगे जब, तो घर क्या उस पर तामीर होगा। जी ऐसे ही। जी डॉक्टर साहब, आज की गुफ्तगू आप हमारी क्लोज करेंगे। शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कम न थे तात के लिए करो बयां। बेशक अल्लाह ताला ने अपनी हम्दो सना या अपनी जो ज़िक्र अज़कार है या अल्लाह की याद, वो तो फरिश्तों की नूरी मखलूक इंसानों से ज़्यादा है। वो हर वक्त तस्बीह व तहलील करते हैं। इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद खिदमत इंसानियत है। और मैं आप यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जितने मर्ज़ी नेक हैं, जितनी मर्ज़ी आप मुत्तकी और परहेज़गार हैं, अगर आपके दिल में इंसानों के लिए नरमी नहीं है ना, तो आपसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। और अगर आपके पास किसी की मदद करने के लिए वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, अगर आप वो वसाइल नहीं खर्च कर रहे और आपके दिल में नरमी नहीं पैदा हुई, आप बहुत बदबख्त इंसान हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो खैराती एक्टिविटी है, वो खैराती एक्टिविटी हमने एक मखसूस एक्टिविटी को खैरात का नाम दे दिया है। जज्बात का ख्याल रखना, इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, किसी का तमस्खर ना उड़ाना, मतलब आप गीबत ना करना, मैं डॉक्टर साहब बदगुमानी ना पोलाइटली करना, कह रहे हैं, मैं आपको हसद कह ना देती करना। हूँ, नॉन मुस्लिम आपके सामने आएगा किसी भी और मजहब से रिलेटेड, आप उसको खैरात के तौर पे पैसे तो दे देंगे, लेकिन फिर उसके साथ उसके लिए कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लेंगे या कोई ऐसी चीज़ कर देंगे जिससे वो इंसान जो है गर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको लगा कि बड़ी फ़नी बात है, क्योंकि हम मज़हब के बेस के ऊपर भी नाम ऐसे रख लेते हैं लोगों के। तो जैसे कि आपने कहा डॉक्टर साहब ज़्यादती है। देखिए ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखिए मदीना में आपके हमसाए यहूदी थे और उनका बच्चा बीमार हो गया, नबी अलैहिस्सलाम उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। एक जनाजा जा रहा था यहूदी का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एहतराम में खड़े हो गए। तो इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर बिला तफरीक नस्ल व मज़हब इंसानियत की खिदमत का दर्ज देता है। मैंने मौलाना साहब को वादा किया था कि जल्दी से मैं उनकी एक बात सुन लूँगी जी, क्योंकि बिल्कुल टाइम। आपने गैर मुस्लिमों की बात की तो मुझे मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद आया कि जब एक सफाई करने वाले साहब सफाई करते हुए आ रहे थे तो हज़रत शाह जी ने फरमाया कि आओ मेरे साथ खाना खा लो। तो उन्होंने कहा मैं सफाई कर रहा हूँ। तो वो गैर मुस्लिम था, हमारे मज़हब का नहीं था। शाह जी ने अपने हाथ से नवाला तोड़ा, उसके मुंह में डाला, उसने कहा शाह जी अगर इस्लाम ये है तो फिर मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। और व्यूअर्स, यही आज का पैगाम है। क्या खूबसूरत नोट पे वो देखे ना, भाई तो नए नए बने हैं लेकिन काम उन्होंने बड़े बड़े किए हैं। क्या खूबसूरत नोट पे आज आपने ख़त्म किया। डॉक्टर साहब उस्तादों के उस्ताद है, हमारे लिए हमेशा ऑनर है, मेरे मेंटोर है आप, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरे दोनों छोटे भाई जो हैं, अल्लाह उनको भी ज़िंदगी और सेहत दे। एंड मेरी दुश्मन जो किचन में है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमारे मुल्क के इंटरनेशनली रिनाउंड सना ख्वा, अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे, मेरे दोनों छोटे भाइयों को भी दे। और अब आपको ही सुनते हुए हम शो को क्लोज करेंगे जी। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो, निगाहे करम
ताजदारे हरम, वो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हामी ये बेकसां, हामी ये बेकसां, क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। वो निगाहे करम, वो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, मैं कशो आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, चश्मे साकी कौसर से पीने चले। याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया, अपने दामन को भर